डॉक्टर मंजेश राठी चेयरमैन है डीएमआर अस्पताल से। सर प्लीज आप मंच पर आएं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लगातार काम कर रहे हैं, बेहतर व्यवस्थाएं लोगों को मिल सके, कैसा इनका अस्पताल काम कर रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं उस अस्पताल में, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। मंजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये डीएमआर अस्पताल, इसकी फुल फॉर्म क्या है और क्या खास बात है आपके अस्पताल की, और अपने बारे में भी आप परिचय दें। डीएमआर हॉस्पिटल मुरादाबाद में 2016 से स्टार्ट है और एक शॉर्ट फॉर्म है, हमारे पारिवारिक नेम है इसमें। मेरे फादर का नाम है, मेरा नाम है, बच्चों का नाम है, उस नाम से बनाया गया था। ठीक है, तो अभी ये करीबन हमारे पास 3 हॉस्पिटल्स हैं। एक 100 बेडेड है सिविल लाइंस में, एक माइक क्लोज कर लीजिए। हाँ, एक 100 बेडेड है सिविल लाइंस में, एक 150 बेडेड है कांट रोड पे। और जो कांट रोड पे है उसमें साथ में नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है और उसमें एक जेरेट्रिक डिपार्टमेंट स्पेशली है जो कि ओल्ड एज के लिए, जो अंडर प्रिविलेज एज है। अगर आज मैं महसूस करूं तो सबसे ज़्यादा जो एक मतलब प्ले हो, सब कुछ चीज़ें हो, जो आध्यात्म में जाना चाहता हो उसके लिए पूजा पाठ हो, तो ये हमारे सब फैसिलिटीज़ हैं। बाकी जो नॉर्मल फैसिलिटी हॉस्पिटल में आईसीयूज़ हैं, न्यूरो साइंसेज का हमारा बड़ा सेंटर है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, तो उसके लिए स्पेशली जितने भी न्यूरो इंटरवेंशंस केयर्स हैं, जो न्यूरोलॉजी केयर में न्यूरो आईसीयूज़ हैं, स्ट्रोक क्लिनिक है, मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक्स हैं, वो सारे उसमें एस्टेब्लिश हैं। फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लान्स हैं और क्या इसे आगे भी आप ले जाना चाहते हैं, या और जो शहर है वहाँ पर भी खोलना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है? देखिए, मुरादाबाद में अगर हेल्थ की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब वेस्टर्न यूपी में मुरादाबाद जो है हेल्थ हब है। अब मैं अगर अपने डीएमआर की हॉस्पिटल की बात करूं तो हमें खाली मुरादाबाद से पेशेंट नहीं है, मेरे पास करीबन 20 स्टेट से पेशेंट आते हैं। बिहार से आते हैं, असम से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश अगर करते हैं तो सब पब्लिक को पूरा बेनिफिट मिलता है। और इसमें फ्यूचर में ये रहेगा कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर जैसे कि अगर आप देखें, एक ज़माने में एक समय था कि इन्फेक्टिव डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग डेवलप होंगे, इन्फेक्टिव डिजीज़ खत्म हो जाएंगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे आपके। जैसे कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ब्रेन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कैंसर्स की प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अब वो जमाना नहीं रहा, पहले एक गांव में डायरिया होता था, 50 लोगों को डायरिया हो रहा है, अब वो नहीं है। हाइजीन लेवल बढ़ गया है, वैक्सीनेशन बढ़ गया है, तो लोगों में जागरूकता आ गई है, लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात समझता हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अगर हेल्थ को हम डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो अगर किसी को हम कहें कि साहब ये हेल्दी है, ये खुश है, तो उसके 3 पार्ट हैं। मेंटली हेल्दी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक आदमी 100% का आदमी है तो मेंटल हेल्थ जो है 70 to 80% डिसाइड करती है। आज भी मैं मानता हूँ जितने लोग बीमार हैं वो दिमाग से ज़्यादा बीमार हैं। आप एक बीमारी है, सपोज आपको डायबिटीज़ हो गई और मन में आपको पता लग गया कि ये बीमारी जीवन भर चलने वाली है, उससे दोस्ती कर लीजिए, उसको कंट्रोल कर लीजिए, जीवन भर चलते रहिए। और अगर उससे आपकी दुश्मनी हो जाएगी कि मैं इसको जड़ से मिटा दूंगा और ये हो जाएगा वो, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन का मेन जो मोटो है आने वाले समय में, वो समाज में जो मानसिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको बढ़ाना है, क्योंकि मेन कंपोनेंट वही है। जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर पेशेंट भी है, अगर वो मेंटली हेल्दी है उसका सर्वाइवल 2-3 साल बढ़ जाता है। अगर मेंटली अनहेल्दी है, छोटे कैंसर से भी आदमी की डेथ हो जाती है। तो मेंटली साउंड रहना, प्रिवेंटिव न्यूरोलॉजी को प्रमोट करना, और शहर में जो भी स्ट्रोक क्लिनिक है, जैसे कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ स्ट्रोक इन यंग पे। एक ज़माने में जो पैरालिसिस जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, उसकी एवरेज एज 62 ईयर थी मुरादाबाद में। अब जो मैं अराउंड 2023 में मैंने एक स्टडी की है, 24 में, तो जो एवरेज एज है वो 43-44 ईयर हो गई है। मतलब जो स्ट्रोक है वो हमारी कमाने वाली पॉपुलेशन, अर्निंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। और इसको मैं 3 जनरेशन का पैरालिसिस कहता हूँ। सपोज किसी 34 ईयर के आदमी को पैरालिसिस हो गया तो खुद तो अपना काम नहीं कर पाएगा, और दूसरा अपने बच्चों की जो एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन भी नहीं कर पाएगा। और जो बूढ़े माँ बाप का जो हमारा जो फैमिलीज है, इंटीग्रेटेड फैमिलीज है, जो ओल्ड एज में पेरेंट्स का ध्यान रखना वो भी नहीं रख पाएगा। तो ये हमारे लिए मुरादाबाद ही नहीं, ये नेशनल
चिंता का विषय है कि हमारी जो अर्निंग पॉपुलेशन है 15 टू 45 और 50 ईयर की, उसमें जो स्ट्रोक बहुत जल्दी एज में आ रहा है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने हर संडे हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम करते हैं, प्रिवेंटिव सेमिनार्स करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं उसके लिए। पहले ऐसा होता था क्योंकि मुरादाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा तो है नहीं, तो अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो हम सोचते थे कि यहाँ इलाज कराने से बेटर है कि हम दिल्ली चले जाएं, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स होंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब बदलते वक्त के साथ ये थॉट्स थिंकिंग बदल रही है कि यहीं पर बेटर इलाज मिलेगा, पहले यहाँ कंफर्म? बिल्कुल, इसका एक चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 2008 या 9 में यहाँ पे था, तो मुरादाबाद में वेंटिलेटर नहीं थे, 2-3 वेंटिलेटर हुआ करते थे। किसी को अगर वेंटिलेशन की भी जरूरत होती थी सीरियस डिजीज में, तो दिल्ली या मेरठ जाना पड़ता था। बट अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब मुरादाबाद में बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए हैं। बल्कि अब रादर मेरा एक क्लिनिक, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, इससे पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल में था दिल्ली में, तो मेरा क्लिनिक द्वारका में है, सेक्टर 12 में। अब जब वहाँ के पेशेंट मेरे मुरादाबाद दिखाने आते हैं, बल्कि संडे के दिन मैं एक बस भेज देता हूँ, वो भर के आते हैं, दिखा के वापस चले जाते हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि पेशेंट को क्या है, फैसिलिटी चाहिए, और दूसरा क्या है, उसको ह्यूमन टच चाहिए। जो प्रैक्टिस है उसमें ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। खाली मैकेनिकल टच नहीं होना चाहिए, मशीनी चीजें नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हम ह्यूमन टच देंगे तो चीजें बदल रही हैं। इवन मुरादाबाद में बहुत सारे फॉरेन से पेशेंट्स भी आते हैं, कई सारे गल्फ के पेशेंट आते हैं मेरे पास भी, तो फॉरेन से पेशेंट भी आते हैं। बस आपको इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की चीज़ है। कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आप कभी लंदन में बीमार हो जाएं, आपको एमआरआई कराना पड़े, तो 3 महीने बाद का टाइम मिलेगा। मुरादाबाद में हम सेम डे करके दे देंगे। एक डॉक्टर साहब है, उनका बेटा है, उसको लंदन में फिट्स पड़ गया, ईईजी के लिए 6 महीने बाद की डेट मिली उसको, ईईजी हम उसी दिन करके दे देते। मैंने बोला तुम मुरादाबाद आओ, अपना एमआरआई भी करा ले जाओ, ईईजी भी करा के ले जाओ और अपना वापस चले जाओ। तो दैट इज द इजी ऑप्शन। हम लोग का जो हेल्थ सिस्टम है, अगर बात करूं तो वर्ल्ड में इससे बढ़िया हेल्थ सिस्टम कहीं नहीं है। आप जो है चौक जाएंगे, मैं स्विट्जरलैंड में फेलोशिप कर रहा था, एक पेशेंट अपनी कार से इमरजेंसी में आ गया, तो वो कंसीडर नहीं करते कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब उनके एम्बुलेंस से आएगा तो इमरजेंसी है। तो हमारा सिस्टम बहुत पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए थोड़ा ऑर्गेनाइज होना और ज़्यादा जरूरी है। कई हॉस्पिटल्स में हम ये देखते हैं कि महंगा ट्रीटमेंट होता है, लोगों से मोटी मोटी रकम ली जाती है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो उसके लिए आप लोग कैसे करते हैं? जैसे अगर कोई मरीज पहुंचे तो उससे बेटर ट्रीटमेंट भी मिले और इतना कॉस्ट भी ज्यादा ना पे हो, या फिर पहले एडमिट कर लें, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हो वो देखिए, इसमें जो है, जो मुझे लगता है, जो मैंने मुरादाबाद में फॉलो किया है, टेलर्ड अप्रोच फॉलो की है। जो पेशेंट बहुत पुअर है उसको वैसे हेल्प कर दी जाए। आप जो है ट्रीटमेंट को अगर सस्ता बनाना है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और जो जैसे हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में बनाया, एक वार्ड है, हम लोगों ने जो वार्ड बनाया है, जो उसमें क्या है, किसी के पास पैसा है या नहीं है, वो अपना इलाज कराए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ देखो, पेशेंट, वैरायटी ऑफ पेशेंट, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, वो उनको ही वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी रूम चाहिए, दे आर पेइंग फॉर दैट। तो आप ऐसे करके बैलेंस बना सकते हैं। आप जो पेशेंट फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से है उसको हेल्प कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है, आयुष्मान योजना जो आ रखी है। आयुष्मान अब ऑलमोस्ट सबके पास कार्ड है। आयुष्मान योजना से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। पहले जो पेशेंट सोच भी नहीं सकता था कि ब्रेन का ऑपरेशन कराना है, वो आयुष्मान से करा रहा है। पहले ब्रेन स्ट्रोक के लिए उसको महंगा पड़ता था, तो अब वो करा रहा है। अब बल्कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास हरियाणा से पेशेंट आते हैं बहुत सारे दिखाने के लिए। तो अब आयुष्मान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की योजना इस तरीके से ये प्रोपेगेट चलती रही, होती रही, तो गरीब आदमी को भी इलाज मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। हेल्थ मतलब कंपैरेटिवली रीच हो रहा है। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स जो बहुत कॉस्टली हैं, जिनका रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनमें भी अगर वो चाहें तो कुछ 3 सेक्शंस बना के काम कर सकते हैं। तो उस तरीके से जो कुछ पेइंग पेशेंट्स हैं, कुछ कम पेइंग हैं, तो उसको एवरेज बना के आप काम कर सकते हैं उसमें। आपकी तरफ से कहा गया कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके लिए एक्टिविटीज आप लोग किस तरीके की करवाते हैं? मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, जो कामयाब लोग हैं, जो बहुत कामयाब लोग हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, और तमाम नॉर्मल जो मजदूर वर्ग के लोग भी हैं। अच्छा, उनमें एक ही चीज़ देखने को मिली है, जो लोग मेंटली हेल्दी हैं वो 70% कामयाब हैं, 70% खुश हैं। वो जो फिजिकली हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ आपका 10 से 20% कंट्रीब्यूट करता है, आप फिजिकली फिट हैं। अच्छा, सोशल हेल्थ जो है उसका कंट्रीब्यूशन भी 10 से 20% है। सोशल हेल्थ का मतलब, आप घर जाएं, आपके परिवार वाले आपको पूछ रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकले, 4 लोग आपको हेलो हाय नमस्ते कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है सोशली भी अपना जो कॉज है उसको पूरा कर रहे हैं। तो मेंटली अगर हमने किसी को हेल्दी कर दिया तो वो स्वस्थ रहेगा,
अपने परिवार के लिए अच्छा रहेगा, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, अपने देश के लिए अच्छा रहेगा।